हेलो दोस्तों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 और इसमें पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक। गुप्ता एंड गुप्ता फ्लूइड मैकेनिक्स के सवाल होंगे ये। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 और क्वेश्चन है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो इसका आंसर होगा मास, यानी कि हमारी जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो मास कंजर्वेशन पर आधारित है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा मास। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है मास कंजर्वेशन पर। ओके, तो चलते इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन की जो कंटिन्यूटी की जो बेसिक इक्वेशन है वो है हमारी ये इक्वेशन। इसमें डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इजिकल टू 0। तो ये हमारी बेसिक इक्वेशन होती है कंटिन्यूटी की। ओके, अब देखिए ये हमारी होती है बेसिक इक्वेशन कंटिन्यूटी की। अगर हमारा इसमें इस कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम ये मान लें कि हमारी जो इक्वेशन जो फ्लो है वो हमारा स्टेडी फ्लो है, जो हमारा फ्लो है वो स्टेडी फ्लो है। तो स्टेडी फ्लो के केस में क्या होगा? हमारी प्रॉपर्टी, हम जानते हैं कि स्टेडी के केस में, स्टेडी फ्लो के केस में हमारी कोई भी प्रॉपर्टी टाइम के साथ नहीं बदलती है। जब टाइम के साथ कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है तो हमारी डेंसिटी भी नहीं बदलेगी। जब डेंसिटी नहीं बदलेगी तो डेल रो अपॉन डेल टी हमारा 0 हो जाएगा। ओके, अगर हम ये डेल टी अपॉन डेल रो इस 0 रख देंगे इस इक्वेशन में तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी। लेकिन इसमें हमने अजम्पशन माना है कि हमारा फ्लो कैसा है, ये फ्लो हमारा स्टेडी फ्लो है। ओके, अगर इस इक्वेशन में हम ये मान लें कि फ्लो हमारा इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग ये होगा कि जब हम इस पर कंप्रेस करेंगे, जब इस पर कोई भी हम कंप्रेस करेंगे तो इसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं होगा। जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा तो इसकी डेंसिटी में भी चेंज नहीं होगा। जब डेंसिटी में चेंज नहीं होगा यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट होगी, यानी कि रो 1 इजिकल टू रो 2 होंगे। ओके, जब रो 1 इजिकल टू रो 2 होंगे तो हम रो कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसमें से रो पूरी इसमें से आपस में कट जाएगा, रो आपस में रो पूरा कट जाएगा क्योंकि इधर हमारा 0 है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे अजम्पशन माने गए हैं कि ये एक तो स्टेडी फ्लो है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। ओके, अगर हम कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल के लिए यूज करें और कंप्रेसिबल फ्लो के लिए यानी कि रो हमारा कंसीडर किया जाए, अगर रो को कंसीडर नहीं करते तो ये इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन है कंप्रेसिबल वन डायमेंशनल फ्लो के लिए रो 1 A1 V1 इजिकल टू रो 2 A2 V2। और अगर हमारा फ्लो इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल का मीनिंग रो हमारा कांस्टेंट है, तो हमारी कंटिन्यूटी इक्वेशन हो जाएगी A1 B1 इजिकल टू A2 V2 वन डायमेंशनल फ्लो के लिए। ओके, तो ये थी हमारी बेसिक जानकारी कंटिन्यूटी इक्वेशन की तरफ, कंटिन्यूटी की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52 और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर। इसमें देखिए, इन स्टेडी फ्लो ऑफ ए लिक्विड द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल। स्टेडी फ्लो में टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल, यानी कि जब हमारा फ्लो स्टेडी फ्लो है तो उसमें टोटल एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? कैन बी 0 हो सकता है क्या? ये हम चेक करेंगे। इज नेवर बी 0, क्या कभी 0 नहीं हो सकता? इसको भी हम चेक करेंगे। इज ऑलवेज 0, क्या हमेशा 0 ही होता है? इसको भी हम चेक करेंगे। इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट, क्या वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड ही नहीं करता? इसको भी हम चेक करेंगे। तो करते हैं इसको चेक। देखिए, टोटल एक्सेलरेशन ऑफ एनी फ्लूइड पार्टिकल, किसी फ्लूइड पार्टिकल का टोटल एक्सेलरेशन होता है। जैसे कि हम मान लो कि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ax इजिकल टू डेल यू अपॉन डेल टी, यानी कि वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन को
डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, प्लस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस बी डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डब्ल्यू डेल यू अपॉन डेल जेड। यू है हमारी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, बी है हमारी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी और डब्ल्यू है हमारी जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, इसमें प्रत्येक टर्म में u हमारा कंसीडर हो रहा है, u हमारा प्रत्येक टर्म में है। क्यों है? क्योंकि हमें u के एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें ये देखना है कि u जो है हमारा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन में, वो टाइम के हिसाब से कितना चेंज हो रही है और स्पेस के हिसाब से कितना चेंज हो रही है। तो देखिए ये जो ओके, तो हमने ये टाइम के हिसाब से चेंज देख ली u में, और ये हमने देख लिया स्पेस के हिसाब से चेंज। ओके, अच्छा ये जो होता है हमारा, ये होता है लोकल एक्सेलरेशन या टेम्परल एक्सेलरेशन, और ये जो होता है ये होता है हमारा कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन और एडवेक्टिव एक्सेलरेशन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो है लोकल एक्सेलरेशन होता है, ये कॉन्वेक्टिव एक्सेलरेशन होता है। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये हमारा एक स्टेडी फ्लो है। जब स्टेडी फ्लो है तो डेल यू अपॉन डेल टी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0। ओके, तो जब 0 हो जाएगा तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा u डेल यू अपॉन डेल एक्स, b डेल यू अपॉन डेल वाई और w डेल यू अपॉन डेल जेड। ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब आप एक मिनट ऑप्शन पे आइए, ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन हो गया हमारा स्टेडी के केस में। ओके, स्टेडी फ्लो के केस में ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल एक्सेलरेशन। अब आते हैं अपने थोड़े ऑप्शनों की तरफ और देखते हैं। देखिए, कैन बी 0, क्या ये कभी 0 हो सकता है? हाँ, ये हो सकता है 0। अगर आपस में सभी टर्म आपस में कट जाएं तो ये 0 भी हो सकता है। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ये 0 हो। इज नेवर बी 0, क्या ये कभी 0 नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है, ये हमारा 0 हो सकता है ना भाई। ये आपस में तीनों टर्म आपस में कट जाएँ, मान लो इसकी वैल्यू -4 आ जाए, इसकी वैल्यू -4 आ जाए, इनकी वैल्यू +2 और +2 आ जाए, तो ये 0 हो गया हो। ठीक है, इज ऑलवेज 0, नहीं, ऑलवेज 0 नहीं होगा। 0 हो सकता है लेकिन ऑलवेज नहीं। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी कि कोऑर्डिनेट पे डिपेंड ही नहीं करता। नहीं जी, डिपेंड करता है, पूरी तरह से डिपेंड करता है। ये कोऑर्डिनेट u, x, y, z इन सब पे डिपेंड करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन सबसे सटीक आंसर होगा, कैन वी 0, ये 0 भी हो सकता है। ओके, तो पहला आंसर इसका एकदम सबसे सटीक आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। द पिलॉट ट्यूब इज यूज टू मेजर वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन पॉइंट, स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैटिक्स प्रेशर, डायनामिक प्रेशर। देखिए, ये आपको थोड़ा देखने में ऐसा लगेगा कि इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन पॉइंट, लेकिन इसका आंसर ए ना होके आंसर बी है, स्टैग्नेशन प्रेशर। पिलॉट ट्यूब जो है किसी पॉइंट पे वेलोसिटी मेजर करने के लिए यूज होती है। स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी मेजर नहीं करती, क्योंकि स्टैग्नेशन पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 होती है। जितनी भी एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी होती है स्टैग्नेशन पॉइंट पे। ओके, तो ये पिलॉट ट्यूब जो होती है ये यूज होती है स्टैग्नेशन प्रेशर के लिए। हमने आपको समझाया अभी है, ये देखिए, रीडिंग ऑफ पिलॉट ट्यूब इज स्टैग्नेशन हेड। ये हमारा देखिए, आप थोड़ा कंफ्यूज इसमें आता है कि पीजोमीटर का क्या काम होता है और पिलॉट ट्यूब का क्या काम होता है। पहली बात तो ये देखिए कि पीजोमीटर जो होता है वो अपर सरफेस पर लगा होता है, और पिलॉट ट्यूब जो लगती है वो मिडिल या उस पॉइंट पे जहाँ हमें वेलोसिटी निकालनी होती है उस पॉइंट पे लगा होता है। ओके, अब इसमें 3-4 टर्म हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कि स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है, पीजोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है, पीजोमेट्रिक प्रेशर क्या होता है, और एक टर्म है हमारा स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है। ये 3 चीज़ स्टैग्नेशन 3 चीज़ हैं जो हमें आप समझना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टैग्नेशन प्रेशर, स्टैग्नेशन प्रेशर, पीजोमेट्रिक प्रेशर, और तीसरा है हमारा स्टैग्नेशन पॉइंट। तो स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है, स्टैग्नेशन प्रेशर होता है हमारा डायनामिक प्रेशर प्लस स्टैटिक्स प्रेशर। डायनामिक प्रेशर क्या होता है, देखिए प्रेशर हमारी जो
इक्वेशन होती है बर्नौली इक्वेशन, वो क्या होता है, B²/2G P/ρg प्लस Z इजिकल टू 0। इसमें ये जो टर्म है B²/2G ये होता है हमारा डायनामिक प्रेशर, ये जो है ये होता है हमारा स्टैटिक्स प्रेशर, ओके। और ये जो होता है ये होता है डेटम हेड प्रेशर। तो स्टैग्नेशन पॉइंट में ये नहीं, जेड नहीं होता है, सिर्फ ये ही दो कंसीडर किए जाते हैं, डायनामिक प्रेशर और स्टैटिक्स प्रेशर, ओके। तो स्टैग्नेशन प्रेशर में क्या होता है, डायनामिक प्रेशर और स्टैटिक्स प्रेशर। तो B²/2G प्लस P/ρg क्या होगा, ये स्टैग्नेशन प्रेशर होगा। अब एक टर्म होता है पीजोमेट्रिक प्रेशर। पीजोमेट्रिक प्रेशर होता है हमारा डेटम हेड प्लस स्टैटिक प्रेशर हेड, यानी डेटम हेड कौन सा होगा, ये वाला जेड जो होगा ये, और स्टैटिक्स प्रेशर हेड P/ρg, ओके। तो स्टैग्नेशन प्रेशर में कौन कौन से टर्म होते हैं, B²/2G, स्टैग्नेशन प्रेशर में B²/2G प्लस P/ρg, जबकि पीजोमेट्रिक हेड में P/ρg प्लस जेड, ओके। अब स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है, द फ्लूइड वेलोसिटी इज 0 एंड ऑल द काइनेमेटिक्स एनर्जी हैज कन्वर्ट इनटू द प्रेशर एनर्जी। स्टैग्नेशन पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है, पूरी की पूरी जो एनर्जी होती है वो प्रेशर एनर्जी होती है स्टैग्नेशन पॉइंट पर, ओके। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 कौन सी हमारी, ये देखिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, स्टैग्नेशन प्रेशर की इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन नंबर 1, ओके। फ्रॉम इक्वेशन 1 स्टैग्नेशन प्रेशर हमारा ये होता है, इफ स्टैटिक्स प्रेशर हेड इज इक्वल टू 0, स्टैटिक्स प्रेशर हेड हमारा 0 होगा, यानी कि ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो H इज इक्वल टू B²/2G होता है। ये हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पर ये बताना है कि B बराबर हमारा 2GHV होता है, ओके, और P इक्वल टू ρgH होता है। यहाँ पे H जो है, यहाँ पे जो H है ये पीजोमेट्रिक हेड है, और यहाँ पे जो H है B के साथ जो H आती है वो स्टैग्नेशन हेड है। यहाँ पे अंतर समझिए कि P बराबर ρgH और B² बराबर 2GH। यहाँ पे H जो है ये स्टैग्नेशन हेड है, और यहाँ पे जो H है ये पीजोमेट्रिक हेड है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टैग्नेशन प्रेशर। प्लॉट ट्यूब क्या मेजर करती है, स्टैग्नेशन प्रेशर, क्योंकि वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन पॉइंट पे तो वेलोसिटी होती ही नहीं है। स्टैटिक्स प्रेशर कोई मतलब ही नहीं होता प्लॉट ट्यूब द्वारा ये ज्ञात करने के लिए। डायनामिक प्रेशर ये भी नहीं होगा। अगर ये नहीं होता हमारा ये ऑप्शन में नहीं होता तो शायद ये भी हमारा एक्यूरेट हो सकता था, लेकिन अगर स्टैग्नेशन प्रेशर आपको दे रखा है तो आपको ये ही चूज करना पड़ेगा, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज टू म्यूजर्ड। हॉट वायर एनीमोमीटर किसको म्यूजर करता है, तो ये वेलोसिटी ऑफ गैस को मापता है। हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज टू म्यूजरिंग वेलोसिटी ऑफ गैस, ओके। तो देखिए हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं यहाँ पे, तो वो देखिए ये पूरी सिविल इंजीनियरिंग में मेनली हाइड्रोलॉजी के इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे हमने आपको रिवाइज करा दिया है और हर बार इनको रिवाइज कराते रहेंगे जहाँ जहाँ इनकी ज़रूरत होगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टेंसनोमीटर होता है हमारा कैपिलरी पोटेंशियल के लिए। फाइटोमीटर होता है हमारा ट्रांसपिरेशन के लिए। लाइसीमीटर होता है हमारा ईवी ट्रांसपिरेशन के लिए। एटोमोमीटर होता है यूपरेशन के लिए। साइक्रोमीटर होता है ह्यूमिडिटी के लिए। फ्राइहेलियोमीटर होता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए। प्लूवियोमीटर और ओम्ब्रोमीटर या हाइटोमीटर ये यूज टू रेन गेज, ये रेन गेज मापने के लिए यूज किया जाता है। प्लूवियोमीटर, ओम्ब्रोमीटर या हाइटोमीटर, ओके। कुछ इंस्ट्रूमेंट ये हैं
क्वेश्चन देखिए, ये प्लेनीमीटर, एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट आइसोहाइट टाइम जॉइंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड, अल्टीमीटर, हाइट ऑफ द एरोप्लेन, टिंटोमीटर, डिवाइस यूज टू मेजरिंग द कलर ऑफ द वाटर। टिंटोमीटर क्या होता है? कलर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ऑस्मोस्कोप, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ऑर्डर टेस्ट ऑफ द वाटर, यानी कि उसकी बदबू या खुशबू उसके बाद वाटर में हमारी किस ऑर्डर है उसको मापने के लिए क्या यूज किया जाता है? ऑस्मोस्कोप यूज किया जाता है। हॉट वायर एनीमोमीटर, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा ही है, ये वेलोसिटी ऑफ गैस के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए ईयूपर ट्रांसपिरेशन, ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला वर्ड है। ईयूपर ट्रांसपिरेशन में ईयूपरेशन जो नापने के लिए यूज किया जाता है वो किया जाता है एटोमोमीटर। ओके, एटोमोमीटर यूज किया जाता है। ट्रांसपिरेशन, स्पेशल ट्रांसपिरेशन के लिए कौन सा यूज किया जाता है? फाइटोमीटर। जबकि ईयूपर ट्रांसपिरेशन कॉम्बो दोनों के लिए क्या यूज किया जाता है? लाइसीमीटर यूज किया जाता है दोनों के लिए। ओके, कुछ इंस्ट्रूमेंट ये हैं। वेंचुरीमीटर, रेट ऑफ फ्लो सबको पता होगा। फ्लो नोजल, ये देखिए रेट ऑफ फ्लो, ये भी फ्लो नोजल भी हमारा रेट ऑफ फ्लो के लिए यूज होता है। ऑरिफिस मीटर, रेट ऑफ फ्लो। बैंड मीटर, ये एक नया वर्ड है, ध्यान रखिएगा। बैंड मीटर हमारा क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो। रोटोमीटर, रेट ऑफ फ्लो, ये भी एक नया टर्म है। रोटोमीटर, रेट ऑफ फ्लो। पिलॉट ट्यूब, वेलोसिटी। हॉट वाटर एनीमोमीटर, एयर एंड गैस वेलोसिटी, जो कि इस क्वेश्चन का में पूछा हुआ है। ओके, करंट मीटर, वेलोसिटी इन ओपन चैनल, ये नेक्स्ट इसी आज के सेक्शन में पूछा जाएगा शायद, नहीं तो अगले सेक्शन में पूछा जाएगा। करंट मीटर क्या होता है? वेलोसिटी इन ओपन चैनल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द थ्योरेटिकल वेलोसिटी, the theoretical velocity of coefficient of contraction of shape edge orifice, यानी कि theoretical value of coefficient of contraction शार्प एज ओरिफिस के लिए कितना होता है? शार्प एज ओरिफिस के लिए कितना होता है? कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन क्या होता है? कोफिशिएंट देखिए, ये मान लो हमारा पाइप है। ओके, ये इसका मिनिमम डाया है, यहाँ होके फ्लो हो रहा है, और ये इसका मिनिमम डाया है। जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर होगा वो इस पॉइंट से भी थोड़ा सा आगे की तरफ होगा। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर क्या होता है? देखिए ये पाइप, ओके, ये मान लीजिए इसका मिनिमम डाया, ये जो इसमें होके फ्लो हो रहा है हमारा, तो ये फ्लो जो होगा यानी मिनिमम डाया जो होगा वो यहाँ पे ना होके इससे कुछ आगे की तरफ होगा। हमारे फ्लो का जो डाया होगा वो यहाँ पे कुछ कम, सबसे कम होगा। तो इसका एरिया कितना होगा? एरिया मान लो इसका ए और इसका एरिया मान लो ए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर क्या होता है? पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर होता है ए इजिकल टू सी सी इंटू ए, यानी कि सी सी क्या हो गया हमारा? सी सी हो जाएगा हमारा ए अपॉन ए, एरिया एट कॉन्ट्राफ्रैक्चर, एरिया और एट ओपनिंग। ओके, तो एरिया एट कॉन्ट्राफ्रैक्चर, एरिया एट यहाँ पे जो सबसे कम एरिया होगा यहाँ का एरिया अपॉन यहाँ का एरिया, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी। ओके, तो देखिए शार्प एज ओरिफिस के लिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर कितना होगा? 0.611। एक्सप्लेनेशन पर की तरफ चलते हैं। द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर फॉर शार्प एज ओरिफिस के लिए कितना होता है? पाई अपॉन पाई बाई 2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.611। 0.611 ये आपको याद भी रखना पड़ेगा,
ओके, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर फॉर ए शार्प्ड एज ओरिफिस इज गिवन बाई 0.611। ओके, अब कुछ टर्म हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है। नॉच, बायर, ओरिफिस और माउथ पीस, ये कुछ टर्म हैं जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो पहला है हमारा नॉच। नॉच क्या होता है? नॉच होता है हमारा मेजरिंग फ्रॉम स्मॉल डिस्चार्ज, मेजरिंग फ्रॉम स्मॉल डिस्चार्ज। ये जो है कम डिस्चार्ज को मेजर करता है, कम डिस्चार्ज को मेजर करता है, और ये मेनली बना होता है मेटालिक प्लेट से। ओके, बायर जो होता है, बायर इज ए बिगर साइज। बायर वही होता है जो नॉच होता है। नॉच स्मॉल साइज का होता है, बायर हमारा बिगर साइज का होता है, और ये मेनली मेसनरी स्ट्रक्चर का बना होता है। ये आपको देखो, ये बायर या नॉच कुछ भी कह सकते हैं इन्हें, ये वी शेप, ये रेक्टेंगुलर। ओके, अब बात आती है ओरिफिस। ओरिफिस क्या होता है? जब हमारे किसी टैंक के अंदर ही छेद हो जाए, इस तरीक़ा से, ऊपर भी इसके फ्लो हो रहा है, नीचे भी वाटर है, और इसमें होके पानी बह रहा है, तो ये होता है हमारा ओरिफिस। जैसे मान लो टैंक, कोई टंकी रखी हुई है, हमारी छत पे जो पानी की टंकी रखी है वो रखी हुई है, अगर उसमें हम नीचे छेद कर दें, ओके, ये मान लो पानी की टंकी है हमारी, और यहाँ पे हम छेद कर दें, तो ये एक ओरिफिस कहलाएगा। ओके, अब माउथ पीस क्या होता है? माउथ पीस होता है, आपने देखा होगा कि जिसमें बाहर की ओर या अंदर की ओर, बाहर की ओर या अंदर की ओर, या अंदर की ओर, जिसमें पाइप लगा होता है, जिसमें होके पानी फ्लो होता है। ओके, इसमें तो देखिए ओरिफिस में तो डायरेक्ट यहीं से निकल जाता है। माउथ पीस में यहाँ पाइप लगा होता है, पाइप में होके फ्लो होगा हमारा। ओके, तो ये माउथ पीस है। ये थोड़ी मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है, 3-4 टर्म जिनमें कन्फ्यूजन होता है कि नॉच क्या होता है, बायर क्या होता है, ओरिफिस क्या होता है, माउथ पीस क्या होता है। अब ये आपको इस क्वेश्चन के लिए ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉर ए शार्प्ड एज ओरिफिस कितना होता है? 0.611। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 56वां क्वेश्चन होगा ये हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजरिंग द डिस्चार्ज? ये अभी आपको बताया, करंट मीटर ये सब बता ही दिया। वेंचुरी मीटर हमारा इसके लिए सही है, प्लॉट ट्यूब वेलोसिटी के लिए यूज होता है। हॉट वायर एनियोमीटर वेलोसिटी ऑफ गैस होता है। करंट मीटर हमारा ये भी वेलोसिटी के लिए यूज होता है, ओपन। ओके, तो ये वेंचुरी मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ये फ्लो के लिए यूज होता है। ओके, करंट मीटर के बारे में बताया था। करंट मीटर क्या होता है? करंट मीटर इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड इन ए स्ट्रीम। ओपन चैनल में ये हमारा यूज किया जाता है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। द पिलॉट स्टैटिक्स ट्यूब पे ध्यान देना है। जो पीछे पड़ा था वो पिलॉट ट्यूब था, और यहाँ पिलॉट स्टैटिक्स ट्यूब है। तो ये डायनामिक प्रेशर मेजर करने के लिए यूज की जाती है। स्टैग्नेशन प्रेशर के लिए क्या यूज किया जाता है? पिलॉट ट्यूब। और डायनामिक प्रेशर के लिए क्या यूज किया जाता है? पिलॉट स्टैटिक्स ट्यूब। तो स्टैग्नेशन प्रेशर के लिए पिलॉट ट्यूब, डायनामिक प्रेशर के लिए पिलॉट स्टैटिक्स ट्यूब। ओके, हम एक बार देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी। देखिए, पिलॉट ट्यूब मेजरिंग स्टैग्नेशन प्रेशर हेड। स्टैग्नेशन प्रेशर हेड क्या हो जाता है? जो अभी हमने आपको बताया था, डायनामिक प्रेशर हेड इसे कहते हैं V²/2G, P/ρg को स्टैटिक्स प्रेशर हेड कहते हैं। फॉर पिलॉट स्टैटिक्स ट्यूब स्टैटिक्स प्रेशर हेड 0 होगा, यानी कि P/ρg की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 0। P/ρg की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो H ही हमारा क्या होगा? V²/2G। सो पिलॉट। ओके, तो देखिए ये जो है, अगर जब हमारी P/ρg की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ सिर्फ डायनामिक प्रेशर बचेगा, और इस डायनामिक प्रेशर को ही हमारी पिलॉट स्टैटिक्स ट्यूब मेजर करती है। तो पिलॉट स्टैटिक्स ट्यूब मेजरिंग डायनामिक प्रेशर ओनली। ओके, तो पिलॉट ट्यूब
स्टैग्नेशन प्रेशर, प्लॉट स्टैटिक्स ट्यूब, डायनामिक प्रेशर। ध्यान में रखनी है ये चीज़ें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ए फ्लूइड जेट डिस्चार्जिंग फ्रॉम ए 4 सेंटीमीटर डायमीटर orifice has a 3 centimeter diameter at its vena centra. It is the coefficient of velocity is 0.98. Coefficient of velocity is 0.98. The coefficient of discharge for the orifice will be, यहाँ पे हमसे coefficient of discharge हमसे पूछा है। देखिए, ये मान लो कोई पाइप है, यहाँ पे हमें 4 सेंटीमीटर का डायामीटर दे रखा है। उसका वेना सेंट्रा जहाँ पे मिनिमम डाया होगा वो 3 सेंटीमीटर का डाया दे रखा है हमको। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.98 दे रखा है। ओके, तो देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, सी बी ये हमें 4 सेंटीमीटर, ये हमें 3 सेंटीमीटर, सी बी 0.98। ओके, हमसे सी ए हमको निकालना है। हम जानते हैं कि सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वो सी वी इंटू सी ए होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर होता है। ओके, तो अब देखिए, अब एरिया एट वेना सेंट्रा ये कितना होगा, सी ए एरिया ऑफ पाइप। ये हमने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ का एरिया कितना होगा, सी ए इंटू यहाँ का एरिया। तो देखिए यहाँ का एरिया कितना है हमारा, पाई, यहाँ का एरिया कितना होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू सी ए पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा, पाई 3 डी कितना 9 3, तो 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 इजिकल टू पाई 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 4। तो सब कुछ कट जाएगा और यहाँ सी वी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 99/6। 9/6 हमारे क्या आ जाएगा, सी ए की वैल्यू हमारी 9/6 आ जाएगी। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा हमारा ये वाला, सी ए इंटू सी वी। सी ए की वैल्यू 9.16 इंटू सी वी की वैल्यू 0.98। 9.16 को लिख सकते हैं 3/4 का स्क्वायर इंटू 0.98। तो ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 0.98 होगा, ये 0.98 होगा, 9.81 नहीं 0.98 इंटू 3/4 की वैल्यू होती है 0.75। तो 0.75 का स्क्वायर इंटू 0.98 हमारा कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.98 इंटू 0.75 का स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको एक बार रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, समझिए। सिंपल न्यूमेरिकल है, समझ में आ जाएगा, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, द एनर्जी लॉस इन ओरिफिस फ्लो इज गिवन बाई। ओरिफिस में फ्लो में जो एनर्जी लॉस होता है वो कितना होता है। इसके ऑप्शन हैं, देखिए, पहला H इजिकल टू 1/ω², H इंटू 1 - ω², H इंटू कोष्टक में ω² - 1, H कोष्टक में 1 - 1/w², या H कोष्टक में 1/w² - 1, वेयर H इज़ द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड H इज़ द हेड ऑफ ओरिफिस। यहाँ पे W क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, एंड H क्या है, H है हमारा हेड ऑन ओरिफिस। ओके, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। एनर्जी लॉस इन ओरिफिस इज, अब देखिए हमने 2 पॉइंट ले लिए। ये हमने कोई टैंक ले लिया, इसमें फ्लो हो रहा है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया स्टैग्नेशन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर पे, और एक हमने ले लिया यहाँ पे 1 सेक्शन पे हमने एक पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पे दोनों जगह हमने कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाई।
ओके, तो देखिए यहाँ पे ये वेलोसिटी काफ़ी कम होगी, ये 1 पॉइंट पे वेलोसिटी काफ़ी कम होगी, और दोनों पॉइंट जो हैं देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम एलिवेशन पे हैं। ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट हमारे सेम एलिवेशन पर हैं, तो Z1 इजिकल टू Z2 हो जाएगा। V1 हमारा यहाँ पे वेलोसिटी काफ़ी कम है तो वो 0 हो जाएगी। P2 यहाँ पे जो प्रेशर है, सेकंड पॉइंट पे जो प्रेशर है वो 0 होगा, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो ये डाटा इसमें हम रखेंगे। ओके, तो P1 अपॉन रो जी इजिकल टू V2। भाई ये सब खत्म हो गया ना, ये आपस में ख़त्म हो गया, ये आपस में ख़त्म हो गया, ये हमारा आपस में ख़त्म हो गया। तो यहाँ से बचेगा P अपॉन रो जी, यहाँ से बचेगा V² अपॉन 2G HL, ये बचेगा सिर्फ। ओके, तो देखिए P1 अपॉन रो जी क्या है, P1 और रो जी होगा हमारा V1² अपॉन 2G। इसको यहाँ थोड़ा एक बार देख लीजिए, P क्या होता है हमारा, P1 क्या होगा रो जी H1। ओके, V1 क्या होगा, देखिए P1 क्या होगा रो जी H, यहाँ से हमने G की वैल्यू निकाल दी, P अपॉन रो H। V1 क्या होगा अंडर रूट में 2GH, यहाँ से भी हमने G की वैल्यू निकाल दी, V1² अपॉन 2H। अब ये G की वैल्यू और ये भी G की वैल्यू हमने इक्वल रख दी, और वहाँ से V1² अपॉन 2H इजिकल टू P1 अपॉन रो H, ऐसे हमने H काट दिया, यहाँ से हमने P1 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी, यानी P1 की वैल्यू V1² अपॉन रो बाई 2, और ये P1 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दी, यानी कि इक्वेशन नंबर A में हमने रख दी, ये इस वाली इक्वेशन में हमने रख दी। P1 की वैल्यू V1² रो इंटू 2 ये रख दी हमने, और अपॉन रो जी। ओके, इजिकल टू V2² अपॉन 2G प्लस HL V1। अब ये वाला जो डाटा काटने के बाद में क्या बचेगा, ये वाला डाटा काटने के बाद में बचेगा हमारा V1² V1² अपॉन 2G, और ये जब इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का V2² अपॉन 2G इंटू HL। HL की वैल्यू हो जाएगी हमारी V1² हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस V2² अपॉन V1²। ओके, तो देखिए ये हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन होगा हमारा, पॉइंट ऑफ, देखिए इसमें सॉरी, ये V2 अपॉन V1 क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी कि ये वेलोसिटी डिवाइड बाई ये वेलोसिटी हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी हमने ले लिया, V1² अपॉन 2G ये हमारा यहाँ पे हेड होगा। ओके, तो HL क्या हो जाएगा, H1 माइनस CC का स्क्वायर। ओके, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द एनर्जी लॉस इन ए ओरिफिस फ्लो इज गिवन बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा H1 माइनस ω²। ये आपको ध्यान भी रखना चाहिए, मेरा तो आपसे यही कहना है कि आपको ध्यान भी रखना चाहिए। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें है द प्रेशर इंटेंस, हमको इसमें इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, इनकरेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। द प्रेशर इंटेंसिटी एट वेना सेंट्रा कॉन्ट्रैक्टा इज एटमॉस्फेरिक, हाँ एकदम सही बात है, जो वेना कॉन्ट्रैक्टा पे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट पेज पे। सेकंड है कंट्रैक्शन इज लीस्ट एट वेना सेंटर, नहीं, कंस्ट्रक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ये हमारा गलत होगा। स्ट्रीम लाइन आर पैरेलल थ्रू आउट द जेट एट वेना सेंट्रा, ये एकदम सही बात है। जो वेना कॉन्ट्रैक्टा होगा उस पर हमारा जो स्ट्रीम लाइन होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, ये तो सबको पता ही होता है कि वो हमेशा लेस देन 1 ही होता है। इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ देखते हैं। ये मान लीजिए कोई टैंक है या इसमें फ्लो हो रहा है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन है जहाँ पे हमें निकालना है वेना कॉन्ट्रैक्टा है। ओके, तो यहाँ पे जो देखिए ये मान लीजिए हमने
ये हमने बड़े सेक्शन में यहाँ पे ले लिया हमने, ये बड़े सेक्शन में ये वाला पॉइंट हमने मान लिया कि यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइन होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ओके, तो ये वाली बात सही है। यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये वाली बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो होगा ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन होगा। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शन इज मैक्सिमम, तो इसमें से कौन कौन से टर्म निकल जाते हैं? द प्रेशर इंटेंसिटी एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज एटमॉस्फेरिक, सही है। कॉन्ट्रैक्शन इज लीस्ट एट वेना सेंट्रिक, ये गलत है, मैक्सिमम होती है। स्ट्रीमलाइन आर पैरेलल थ्रू आउट द जेट एट वेना सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्टा, हाँ ये एकदम सही है। कोफिशिएंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमारा सही है। तो ये था हमारा, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेक्शन का। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।